कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम माध्यमिक परीक्षा 2024 के अंतर्गत कक्षा 10वीं की गणित परीक्षा पर आधारित मॉडल प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन से संबंधित दूसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। इससे पहले भाग फर्स्ट में हमने मॉडल प्रश्न पत्र के प्रश्न नंबर 1 से 10 को सॉल्व कर लिया था। अगर आपने यह सॉल्यूशन से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से वो वीडियो जरूर देख लें। इसके अतिरिक्त अगर आप बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक, अति महत्वपूर्ण प्रश्न या चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, उनसे संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। वहां पर सभी प्रकार के लिंक आपको मिल जाएंगे, वहां से आप कोई भी वीडियो, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला। आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमने अब तक कुल 10 प्रश्न तो कवर कर लिए। अब इसके बाद कितने प्रश्न और हैं? तो मॉडल प्रश्न पत्र या डिपार्टमेंट के द्वारा जो जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र है, उसके अंतर्गत आपके कुल 22 प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। और 11वें प्रश्न से अब हम आगे वाले प्रश्न देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से किस प्रकार के प्रश्न बकाया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। सबसे पहले प्रश्न नंबर 11 में हमें दिया हुआ है 8 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र की दूरी बिंदु P से दूरी ज्ञात कीजिए। हमें इस डायग्राम को देखना है और इसके आधार पे हम देखेंगे कि क्या ज्ञात करना है। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है और बाह्य बिंदु P से हमें एक स्पर्श रेखा दे दी गई है, इसमें 15 सेंटीमीटर लंबाई की। हमें केंद्र O से बिंदु P के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इन दोनों के बीच की दूरी OP को ज्ञात करना है। तो आप इस डायग्राम को देखते हो या आपको अगर स्पर्श रेखा के बारे में पता है तो आपको पता लग गया होगा कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण यहाँ पर अंतरित कर रहा है, यानी ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। त्रिभुज OAP एक समकोण त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं हमें पता है, तीसरी भुजा हमें नहीं पता। ये भुजा हमने ज्ञात करनी है। तो आप देखो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली भुजा किसी भी समकोण त्रिभुज की कर्ण होती है। तो कर्ण का मान ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो हमने इसमें लिखना है स्पर्श रेखा द्वारा स्पर्श बिंदु पर केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण अंतरित किया जाता है। ओके, अतः त्रिभुज OAP एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में लग जाती है पाइथागोरस प्रमेय अगर कोई भुजा अज्ञात है उसे ज्ञात करने के लिए। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ओके, इसमें हम कर्ण यानी OP का स्क्वायर निकालेंगे बराबर में OA का स्क्वायर और AP का स्क्वायर। इनके वैल्यू हमें दे रखी है, आधार और लंब की वैल्यू हमें पता है। तो OP स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है पहले। तो OA का मान 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AP का मान 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 8 का स्क्वायर और 15 स्क्वायर हो गया। OP का स्क्वायर आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225, तो 289 आ गया OP का स्क्वायर। OP का मान निकालना है तो वर्गमूल में आ जाएगा 289 और 289 का वर्गमूल आप सभी जानते हैं 17 होता है। तो OP का मान आ गया 17 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आई होप आपको समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12वां। 12वें प्रश्न में हमें दे रखा है घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है के द्वारा 12 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और साथ में ये भी दे रखा है कि पाई का मान प्रयुक्त करना है 3.14। अब आप इस क्वेश्चन को करोगे, घड़ी की सुई की लंबाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर और सुई की लंबाई होती है वो त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर आ गया। अब 12 मिनट में कितना कोण बनेगा वो देखना है। तो घड़ी की मिनट की सुई है तो 1 मिनट में बनाया गया कोण मिनट की सुई के द्वारा 6 डिग्री होता है। तो 12 मिनट में कितना बनेगा 12 इंटू 6 डिग्री, तो 12 छिके 72 डिग्री, अर्थात थीटा का मान भी हमने पता कर लिया 72 डिग्री आ गया। अब रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है और घड़ी की सुई हमेशा त्रिज्या खंड का निर्माण करती है। तो त्रिज्या खंड वाला फार्मूला इसमें लगाना है।
पाई आर स्क्वायर गुणा में थीटा बटा 360 डिग्री, और पाई की जगह पर 3.14 यूज करना है, और गुणा में आर का स्क्वायर है तो आर का मान 10 गुणा 10 और गुणा में 72 थीटा का मान और बटा में 360 डिग्री। अब पॉइंट हटाएंगे तो बटा में लग जाएगा 100, और ये 72 डिग्री और 360 डिग्री आपस में कटेंगे 1/5 पर, तो हमारे पास आ जाएगा 314। ये पॉइंट हटाने पर 314 हो गया। 100 और इधर ये 100 है, आपस में कट जाएंगे, 10 × 10 से 100 की दोनों जीरो कट जाएगी, और बटा में ये आ जाएगा 5। 314/5 सोल्व करेंगे तो ये आएगा 62.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 13। इसमें हमें पूछा गया है, एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है और इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ओके, व्यास का आधा कर देते हैं तो अर्धगोले की त्रिज्या आ जाएगी 14/2, आर का मान आ गया 7। ये किसकी त्रिज्या है, अर्धगोले की त्रिज्या है। अब क्योंकि अर्धगोला और ये हमारा बेलन है एक ही प्रकार के अध्यारोपित किए हुए हैं, तो इनकी त्रिज्याएं आपस में समान होगी, तो बेलन की त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर ही आ जाएगी। बर्तन की कुल ऊंचाई हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेकर ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। लेकिन हमें इस वाले पार्ट को हमें पता है कि ये कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो h + r बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई 13 - r हो जाएगी और r का मान 7 है, तो h का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। ये h की वैल्यू हमें 13 में से 7 घटाने पर 6 मिल गई। r का मान और h का मान हमें दिया हुआ है। अब हमें बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बर्तन में देखो दो तरह के पृष्ठ यूज हो रहे हैं, एक तो है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में दूसरा है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों का हमें फार्मूला अप्लाई करना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। दोनों में से 2πr कॉमन है और बच जाएगा यहाँ से h + r। तो 2 पाई का मान 22/7, h का मान r का मान 7 गुणा में h + r यानी 6 + 7। सोल्व करेंगे तो 2 गुणा 22/7 गुणा में 7 और इंटू में 13, 6 और 7 का जोड़ 13, 7 से 7 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 22 गुणा 13, गुणा करेंगे तो 572 सेमी स्क्वायर इसका आंसर हमें प्राप्त हो गया। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो के सवाल समझ में आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 14, जिसमें पूछा गया है माध्य ज्ञात करने के लिए। तो चर हमें दे रखे हैं 1, 3, 5, 7, 9 और 11, और बारंबारता भी इसके संगत हमें दे रखी है 3, 9, 18, 5 और 8 और 7। हमें इनका माध्य ज्ञात करना है। तो ये कौन से आंकड़े हैं, श्रेणीबद्ध आंकड़े हैं, और श्रेणीबद्ध आंकड़ों में हमें x का और f का मल्टीप्लाई करना होता है। fx वाला फार्मूला, प्रत्यक्ष विधि वाला फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो 3 कॉलम वाली एक सारणी बनानी है। पहले कॉलम में हमें x लिख लेने हैं जो हमें दिए हुए हैं, दूसरे कॉलम में हमने बारंबारताओं को नोट करना है, और तीसरे कॉलम में हमें x और f का गुणा करना है, f गुणा x। तो ये आ जाएगा 1 का 3 से गुणा किया 3, 3 का 9 से किया 27, 5 और 18 का गुणा 90, 5 का 7 से गुणा 5 7 35, 9 8 72 और 11 7 77। जब हम इन सभी मानों का जोड़ करेंगे तो सिग्मा fx की वैल्यू आ गई 304 और सिग्मा f बारंबारताओं का योग है 50। अब माध्य का सूत्र अप्लाई किया, माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। सिग्मा fx की वैल्यू है 304 और सिग्मा f की वैल्यू है 50। 304 में 50 का भाग देंगे तो ये आएगा 6.08। ओके, इन आंकड़ों का माध्य इस तरह से ज्ञात कर लेना था। इस तरह से ये सवाल हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हम आगे वाला सवाल करते हैं, जिसमें 15वें सवाल में हमें दिया हुआ है, एक पासे को 2 बार उछालने पर सभी संभव परिणाम लिखिए तथा प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि सभी परिणाम समान नहीं आएंगे।
पासे पर प्राप्त अंकों का योग 11 या 11 से अधिक होगा। इसका हमें आंसर निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले पासे को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने होंगे? 6 इंटू 6 36 परिणाम हो जाएंगे। कुल परिणाम कितने? 36। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि सभी संभव परिणाम लिखिए, तो हम इन सभी परिणामों को यहाँ लिखेंगे। सभी परिणाम आपको लिखने आते होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से इन परिणामों को लिख सकते हो। 36 के 36 परिणामों की एक सारणी बनती है, वो लिख लोगे। अब इसके बाद सभी परिणाम समान नहीं आएंगे और पासे पर प्राप्त अंकों का योग 11 या 11 से अधिक होगा। ये 2 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, तो सभी परिणाम समान नहीं आएंगे, तो इसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे? तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 परिणाम ऐसे हैं जिनमें सभी परिणाम एक जैसे हैं। 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 और 6,6, ये 6 परिणाम एक समान है और बाकी सारे मानों को आप देखोगे तो एक जैसे नहीं है। तो 36 में से 6 कम कर देंगे तो 30 ऐसे परिणाम हैं जो एक समान नहीं है। तो अनुकूल परिणाम 30 हो गए। वो प्रायिकता का फार्मूला हम लगाएंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 30 और कुल परिणाम 36, 30 बटा 36 यानी 5 बटा 6 इसका फाइनल आंसर हो गया। ओके, इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, जिसमें हमसे पूछा गया है पासे पर प्राप्त अंकों का योग 11 या 11 से अधिक होगा। पासे पर अंकों का योग या तो 11 हो या 11 से अधिक हो। तो ये 3 ही परिणाम ऐसे हैं, ये देखो 6 और 5 और 5 और 6 11 और 6 और 6 12। ये 3 परिणाम ऐसे हैं जहां पर अंकों का योग 11 या 11 से अधिक है। तो अनुकूल परिणाम क्या हुआ? 3। और प्रायिकता का सूत्र आपको पता ही है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। 3 है इसके अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम है 36, 3 बटा 36 यानी 1 बटा 12 इसका आंसर हो गया। ओके, इस तरह से हमने इस खंड के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। लाइक और शेयर करके आप इस वीडियो को मेरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके बाद अगला खंड स्टार्ट होता है, खंड 6, जिसका प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक का है और इस खंड के कुल 4 प्रश्न हैं। चारों में ही अथवा में हमें एक एक प्रश्न मिलेगा, तो आपको कोई एक प्रश्न सोल्व करना है, दोनों नहीं सोल्व करने, आपको अथवा वाला या उसके ऊपर वाला जो प्रश्न है दोनों में से कोई एक प्रश्न सोल्व करना है। लेकिन यहाँ पर मैंने दोनों प्रश्नों को सोल्व किया है आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप कोई भी प्रश्न आप अपनी चॉइस के अनुसार कर सकते हो। तो मेरे लिए तो ये था कि दोनों ही प्रश्न सोल्व करने जरूरी हैं, तो मैंने दोनों ही प्रश्नों को सोल्व करवाया है, अथवा वाला और उसके ऊपर वाला मेन क्वेश्चन। 16वें प्रश्न का पहला है, इसमें देखो निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग और बारंबारताएं हमने यहाँ पर देखो लिखी हुई है अलग अलग प्रकार से, वर्ग और बारंबारताएं, इनके आधार पर हमें इनका बहुलक ज्ञात करना है। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन है कि आंकड़े दे रखे हैं 5 6 7 11, 6 प्लस एक्स, 11 प्लस 2x और 14 का माध्य 9 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 2 प्रश्न हैं एक दूसरे के अथवा में। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं सोल्व करके। सबसे पहले बहुलक वाला पार्ट करते हैं। बहुलक वाले क्वेश्चन में देखो वर्ग और बारंबारताओं वाला 2 कॉलम है, दोनों ही कॉलम को हमने इस तरह से यहाँ पर नोट कर लिया। सेम मान हमें बहुलक वाले सवाल में लिखने होते हैं, सारणी में कुछ नया नहीं करना होता। जैसे सारणी इस तरह से दे रखी है उसको बस इस रूप में हमें बनानी होती है। एक तरफ वर्ग लिख लिए, दूसरी तरफ बारंबारता लिख ली। बहुलक वाले सवाल की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सारणी बनाने के बाद सबसे बड़ी बारंबारता देखनी होती है। इन मानों में से सबसे बड़ी बारंबारता 12 है, तो लिखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता बराबर 12। अतः संगत बहुलक वर्ग अंतराल, बहुलक ज्ञात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बारंबारता का जो वर्ग अंतराल है वो संगत बहुलक वर्ग अंतराल हो जाएगा। तो 12 के सामने 20 से 30 दिया हुआ है, तो संगत बहुलक वर्ग अंतराल कितना हुआ? 20 से 30। इसको आधार मानते हुए हमें यहाँ से 5 मान लिखने हैं। पहला मान f0, तो ये f1 तो वो मान होगा जो सबसे बड़ा मान है। f1 का मान हो गया 12, इससे ऊपर वाला मान ये है f0, f1 का मान 12 है ही, और f2 इसके नीचे वाला मान ये वाला 7 हो गया। तो ये वाले तीनों मान लिख लिए। उसके बाद L और H। L क्या होता है? L होता है बच्चों बहुलक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, ये वाला मान बहुलक वर्ग अंतराल यहां से भी देख सकते हो, इसका छोटे वाला मान लिखना है, तो ये 20 हो गया। H क्या होता है? इन दोनों का अंतर, 20 और 30 का अंतर 10। ये इस तरह से हमने अलग अलग 5 प्रकार के मान लिखे। फिर हमें इसमें बहुलक अप्लाई करेंगे फार्मूला। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस
F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 और इसके पूरे के गुणा में है H। मान रखेंगे L का मान 20 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट F1 का मान 12 माइनस F0 का मान 7। फिर इसका डबल हो जाएगा 2F1 यानी 2 का गुणा हो जाएगा 12 के साथ और माइनस में F0 का मान भी 7 है और F2 का मान भी 7 है। तो ये बन जाएगा हमारे पास गुणा में इसके 10 तो है ही, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5, 5 के गुणा में 10, 5 गुणा 10, ये वाला 10 इधर आ गया गुणा में और नीचे 12 दूना 24, 24 में से 7 और 7 14, 24 में से 14 माइनस करेंगे तो 10 आएगा और 10 से 10 आपस में कैंसिल होएगा तो 5 बच जाएगा। तो 20 प्लस 5 हमारा बहुलक आ जाएगा 20 और 5 25। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना था। इसके अथवा वाला सवाल भी हम देख लेते हैं। इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है यदि आंकड़े दे रखे हैं, ये आंकड़े इनका माध्य हमें 9 दिया हुआ है तो x का मान क्या होगा बताना है। तो दिए गए आंकड़े व्यक्तिगत आंकड़े हैं और व्यक्तिगत आंकड़ों का माध्य क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ये फार्मूला लगता है व्यक्तिगत आंकड़े जो होते हैं उनके लिए। अब माध्य हमें पहले से ही दिया हुआ है कि 9 आएगा क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है और आंकड़ों का योग हम इस तरह से इन आंकड़ों का योग कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे इन सारे मानों का। 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 11 प्लस 2x प्लस 14 और बटा में मैंने 7 लिखा है। आप अगर यहां से गिनोगे तो आपको ये 9 मान दिखेंगे, लेकिन मान हमें ये देखना है, ये पहला मान, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये पूरा एक पांचवा मान है, ये छठा, ये सातवां, 7 ही हमारे पास आंकड़े हैं तो 7 लिखना है बटा में। तो इसको तो लिख दिया मैंने 9 बटा 1 और यहाँ इनका अगर जोड़ करेंगे तो 60 और प्लस में ये 1x और ये 2x 3x हो जाएंगे, 60 प्लस 3x और बटा में 7। तिरछा गुणा करेंगे, 60 प्लस 3x का गुणा 1 से होगा, 60 प्लस 3x, 9 का गुणा 7 से होगा, 9 7 63। अब 3x का मान निकालना है तो 60 दूसरी तरफ जाएगा, 63 में से 60 माइनस हो गए, 3x का मान आ गया 3 तो x का मान 3 बटा 3 और x की वैल्यू आ गई 1। ओके, ये सवाल इस तरह से हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 17। बहुत आसान सा सवाल है ये। निम्न समांतर श्रेणी में से प्रत्येक में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने पद हैं समांतर श्रेणी में वो बताने हैं। इसका पहला सवाल एपी दे रखी है 7, 13, 19, डैश डैश डैश, 205। ये 205 कौन से में नंबर पे है वो पता निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है। दूसरी एपी है 3, 8, 13, 18, डैश 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 78। इसके अथवा में क्वेश्चन दे दिया निम्न के योग ज्ञात कीजिए। इसमें भी दो प्रश्न हैं, प्रथम 1000 धन पूर्णांक संख्याओं का और दूसरा है प्रथम n विषम संख्याएं। दोनों के हमें योगफल ज्ञात करने हैं। तो पहले हम इसके ऊपर वाला प्रश्न सोल्व करेंगे, उसके बाद दूसरा प्रश्न। सबसे पहले यहाँ देखो हमने इस पेज के दो पार्ट कर लिए। पहली साइड में हमने पहला क्वेश्चन सोल्व किया है, एपी हमें दे रखी है 7, 13, 19, डैश 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 205। यहाँ से हमें ए का मान मिल गया, प्रथम पद 7, डी होता है सार्वंतर, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे 13 में से 7 तो डी का मान आएगा 6। एनवा पद हमें 205 दिया हुआ है, अंतिम पद एनवा पद ही होता है, एनवा पद कितना है 205। एनवें पद का सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1 गुणा में d बराबर 205। ए की जगह पर a का मान लिख दिया और प्लस में n माइनस 1 एज इट इज और प्लस में इंटू में d का मान 6 है तो 6 लिखकर इसको जब हम आगे गुणा करेंगे तो 7 प्लस 6 का गुणा कर दिया n के साथ 6n, 6 का गुणा माइनस 1 से किया तो माइनस के 6, बराबर में तो 205 चल ही रहा है। अब 6n 6n ही आ गया और 7 में से माइनस 6 करेंगे तो प्लस का 1, 6n प्लस 1, प्लस का 1 दूसरी तरफ आके माइनस का 1 हो गया तो 6n बराबर हो गया 205 माइनस 1 यानी 6n का मान हो गया 204। तो n की वैल्यू हो जाएगी 204 बटा 6, 204 में 6 का भाग दे देंगे तो 34 इसका आंसर आया। अतः पदों की संख्या कितनी हुई, 34 हो गई। बिल्कुल इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई भी इसमें अंतर नहीं है, केवल समांतर श्रेणी का अंतर है, बाकी तरीका एक जैसा ही लगना है। एपी हमें दे रखी है 3, 8, 13 और आखिर वाला पद है 78। तो ए का मान यहाँ से 3 है, डी का मान दूसरे पद 8 में से पहला पद 3 घटाएंगे तो डी का मान 5 आएगा। एनवें पद का मान हमें 78 मान लेना है, एनवें पद का सूत्र लगा दिया बराबर में 78, ए का मान 3 लिख दिया, n माइनस 1 एज इट इज और डी का मान 5 लिख दिया और बराबर में तो 78 है ही। 5 का गुणा करेंगे n माइनस 1 के साथ तो 3 का 3 एज इट इज और 5 का n से गुणा 5n माइनस के 5,
बराबर में 78। ये हो जाएगा 5n, 3 में से -5 करेंगे तो -2 बराबर में 78। 5n की वैल्यू आएगी -2, दूसरी तरफ जाके +2 हो जाएगा, तो 5n बराबर 78 और 2 80। n का मान आएगा 80/5, यानी n का मान आ गया 16। अतः पदों की संख्या कितनी हुई? 16 पद हो गए इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको यह वीडियो कैसी लग रही है? कोई सुझाव है तो आप अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे मेरे नंबर पे भी मुझे मैसेज करके कोई भी सुझाव है या कोई आपको टॉपिक चाहिए, किसी से रिलेटेड कोई PDF फाइल चाहिए, तो वो मैं आपको अगर मेरे पास उपलब्ध होगी तो ज़रूर उपलब्ध करवाऊंगा। आपको मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा उसके लिए। अगला सवाल है इसमें, अथवा में निम्न के योगफल ज्ञात कीजिए। दो प्रश्न थे ये। प्रथम 1000 धन पूर्णांक और प्रथम n विषम संख्याएं, दोनों के हमने योगफल ज्ञात करने हैं। तो पहले हम इधर वाला करते हैं। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों की एपी क्या बनेगी? 1 2 3 4 5 डैश 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 और 1000 पदों तक। यहाँ पर a का मान 1 है, d का मान दूसरा पद, 2 में से पहला पद घटाएंगे तो d का मान भी 1 और n का मान हो जाएगा 1000। Sn का सूत्र होगा n/2, आगे गुणा में इसके साथ है 2a + n-1 इंटू डी। अब हम मान रखेंगे s 1000 बराबर आएगा 1000/2, 2 इंटू में a का मान 1, 2 गुणा 1 प्लस n का मान 1000 रखेंगे तो 1000 - 1 और गुणा में इसके d का मान भी 1 है। सोल्व करेंगे, 1000 में 2 का भाग दिया 500, 2 का गुणा 1 से किया 2 और 1000 में से 1 माइनस करेंगे 999, 999 का बाहर वाले 1 से गुणा करेंगे तो 999 ही रहेगा। 999 और 2 जुड़कर हो जाएंगे 1001, 500 के साथ में 1001 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5,05,000। ठीक है, ये आंसर हमारा यहाँ पर आ गया। इसके अथवा में जो क्वेश्चन था उसका दूसरा पार्ट है, प्रथम n विषम संख्याओं की एपी। विषम संख्याएं दे रखी है तो एपी क्या आएगी? 1 3 5 7 9 11 13 और चलेंगे कितने पद? n पदों तक। अब यहां से भी आप देखो, a का मान 1 आएगा, d का मान दूसरा पद, 3 में से पहला पद 1 माइनस करेंगे तो 3 - 1 2 होता है, d का मान 2 आ गया। और पदों की संख्या n का मान n ही लिखेंगे, n का मान नहीं चेंज करेंगे इसमें। अब Sn बराबर फार्मूला होता है n/2, 2a + n-1 इंटू डी। इस फार्मूले में n/2 की जगह n/2 ही रहेगा और गुणा में 2 गुणा a का मान 1 प्लस n-1 एज इट इज और d का मान 2 लिख दिया। d का मान 2 निकाला हुआ है तो 2 लिखना है। Sn बराबर n/2, 2 एकम 2 प्लस 2 का गुणा करेंगे 2n माइनस 1 के साथ गुणा करेंगे तो -2, प्लस के 2 और माइनस के 2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और बच जाएगा n/2 इंटू में 2n। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो n इंटू n बचेगा और जो कि n² बन जाएगा, यानी प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल आ गया n²। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा 18वां। हमें दिया है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। और इसके अथवा में एक क्वेश्चन और है, दर्शाइए कि बिंदु A 1,7, B 4,2, C -1, और D -4,4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे के अथवा में है, हमें कोई एक सवाल सोल्व करना है। तो हम देख लेते हैं इसका पहला ऊपर वाला क्वेश्चन, जिसमें हमें y का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप देखो, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने दो बिंदु लिए, एक बिंदु P, दूसरा बिंदु Q, जो कि हमें इस प्रश्न में दिए हुए हैं। उन दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक दे रखी है। अब सवाल दूरी वाला है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला हमने यहाँ पे नोट कर दिया यहाँ पर, और उसके अलावा PQ का मान हमें 10 दिया हुआ है तो 10 लिखेंगे बराबर में। और एक तरफ हम इसको सोल्व करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का रूट, ये फार्मूला होता है। इसमें मान रखेंगे तो ये आएगा 10 - 2, x2 का मान 10 और x1 का मान 2, और ऐसे ही y2 का मान y और y3 का मान y1 का मान -3 यहाँ रखेंगे तो इस वाले माइनस के कारण प्लस का 3 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो 10 में से 2 घटाएंगे 8, 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। इधर अंडर रूट लगा हुआ है, ये अंडर रूट हटाएंगे तो इधर हो जाएगा वर्ग, 10 का वर्ग 100 और 8 का स्क्वायर 64, और इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 64 का ये तो 64 है, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस 2ab, तो इन दोनों का गुणा करना है 3y, 3y का 2 से और गुणा करोगे 6y, और लास्ट में प्लस b का स्क्वायर, b यानी कि यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर 9। अब इन सारे मानों को एक तरफ लाएंगे, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, 6y का 6y, 64 और 9 73 होते हैं, और ये वाला 100 इस तरफ आएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा बराबर में 0। वाई स्क्वायर बराबर आ जाए वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 73 में से 100 माइनस करेंगे तो माइनस के 27 बराबर में 0 है ही। और ये क्या आ गई, एक द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण अगर हमें दे रखी है तो उसके मूल हम द्विघाती सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। द्विघात समीकरण से हम a b और c के मान निकालेंगे। वाई स्क्वायर के गुणा में a होगा तो a का मान 1 है, y के गुणा में 6 है जो कि b का मान हो जाएगा, और अचर पद माइनस का 27 है c का मान। फार्मूला अप्लाई करेंगे, y बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में इसके 2a। y का मान माइनस का b का मान 6 है तो 6 आ जाएगा, माइनस 6 प्लस माइनस अंडर दी रूट बी स्क्वायर, तो b की जगह 6 लिखेंगे 6 का स्क्वायर, और माइनस 4 इंटू ए का मान 1 और गुणा में c का मान माइनस के 27। तो इन मानों को रखने के बाद और नीचे बटा में 2 गुणा ए यानी 2 गुणा ए का मान 1। आगे हम सोल्व करेंगे इसे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इनकी कैलकुलेशन करने पर हमें मिल जाएगा y बराबर माइनस का 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 और बाकी संख्याओं का गुणा करेंगे तो प्लस के 108 हो जाएंगे। तो माइनस का 6 प्लस माइनस ये हो जाएगा 108 और 6 144, और 144 का वर्गमूल तो 12 होता ही है, तो माइनस का 6 प्लस माइनस 12 और बटा में 2। फिर ये आएगा माइनस का 6 प्लस 12 बटा 2 और माइनस का 6 माइनस 12 बटा 2। सोल्व करेंगे, एक बार प्लस माइनस सिंबल हमने यूज कर लिए, अब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से आएगा 6 बटा में 2 और यहाँ से आएगा माइनस 18 बटा 2। सोल्व करने पर हमें मिल जाएगा y के 2 मान, एक तो 3 और दूसरा माइनस का 9। दोनों ही इसके आंसर हैं सही वाले, तो दोनों ही आपने नोट करनी है। ओके, अब इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो भी देख लेते हैं। अथवा में क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इन 4 बिंदुओं को हमें बताना है कि ये एक वर्ग के शीर्ष है या नहीं। और वर्ग के शीर्ष होने के लिए अगर ये 4 बिंदु हमें दिए हुए हैं, ये चारों बिंदु ए बी सी डी एक वर्ग के शीर्ष होंगे। कब होंगे, जब चारों भुजाएं बराबर हो, यानी ए बी बी सी और सी डी और डी ए या ए डी का मान बराबर हो जाए, दोनों विकर्ण भी बराबर हो, यानी ए सी और बी डी विकर्ण दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाए। दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे, दूरी सूत्र में हम वैल्यू रखेंगे तो हमें इस सूत्र के द्वारा ए बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी अंडर रूट में 34। ऐसे ही बी सी की वैल्यू भी हमें अंडर रूट 34 मात्रक मिल गई। दोनों वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसके बाद बाकी की बची हुई वैल्यू भी निकालेंगे। इसी प्रकार हमने सी डी का जब मान निकाला तो वो सी डी का मान भी अंडर रूट 34 आया है, ए डी का मान भी अंडर रूट 34 आया है। तो तीनों चारों भुजाओं के मान तो समान आ गए। अब विकर्णों की ओर जांच करेंगे। विकर्ण वाले जो सवाल को कैलकुलेट करके पूरा सोल्व करेंगे तो ये अंडर रूट में 68 आएगा, और 68 यानी 68 अंडर रूट में 68 है ए सी का मान पहला विकर्ण, और दूसरा विकर्ण भी हम इसी तरह से अगर निकालेंगे तो दूसरे विकर्ण में भी जब वैल्यू रखेंगे तो बी डी का मान यहाँ से भी अंडर रूट का 68 हमें मिला। इस तरह से जो 6 समीकरणें हमने निकाली, चारों तो भुजाओं की और 2 विकर्णों की, इन 6 भुजाओं के वैल्यू हमने समीकरण 1 2 3 4 5 6 में लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमें स्पष्ट हो रहा है कि ए बी बी सी सी डी और ए डी ये चारों तो अंडर रूट 34 मात्रक आई है, चारों बराबर है। और विकर्ण जो है ए सी और बी डी ये दोनों भी बराबर आए हैं, अंडर रूट में 68 मात्रक में आ गया। और इस तरह की जब कंडीशन आ जाती है तो दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं, इति सिद्धम। ओके, ये हमारा प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19वां प्रश्न है, 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की 8 सेमी की जीवा पी क्यू है। बिंदुओं P और Q पर स्पर्श रेखा T पर स्पर्श रेखाएं जो है वो T पर प्रतिच्छेद करती है। P और Q से गुजरने वाली जो स्पर्श रेखाएं हैं वो T बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। TP की लंबाई बतानी है हमने, TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये है TP की लंबाई, इसको हमने ज्ञात करना है। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है।
दोनों प्रश्नों में से पहले हम इसका पहला प्रश्न सोल्व करते हैं और उसके बाद अथवा वाला प्रश्न सोल्व करेंगे। इससे पहले वाले प्रश्न में देखो हमें क्या दिया हुआ है, ये एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें टी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टी क्यू खींची गई है। अब इस प्रश्न को हम लिखेंगे, सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या पी ओ का मान हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वृत्त की जीवा पी क्यू का मान भी हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। पी से क्यू की दूरी 8 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें ज्ञात क्या करना है, स्पर्श रेखा टीपी की लंबाई। टीपी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसको डायरेक्ट हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज हमारे पास है। एक तो त्रिभुज है टी आर पी ये वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज पी आर ओ, एक इस साइड वाला त्रिभुज और एक इस साइड वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों की हम समरूपता देखेंगे। सबसे पहले टीआरपी और पीआरओ दोनों के बीच में आप एक संबंध देखिए, क्या है, टीआरपी और कोण पीआरओ। टी आर पी यहां पर बनने वाला कोण इस जगह पे, और दूसरी साइड पी आर ओ इस साइड वाला कोण, दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, 90 डिग्री के होंगे। इसके अलावा कोण पी टी आर प्लस कोण टी पी आर, कोण पी टी आर ये वाला कोण, और प्लस में कोण टी पी आर, इस वाले कोण और इस वाले कोण दोनों का जोड़ जो है वो 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री का है, तो बाकी दोनों कोणों का योग भी 90 डिग्री होगा। अब इसमें से आप देखो क्या लिखोगे, कोण पी टी आर एज इट इज आ गया, और प्लस में टी पी आर का मान टी पी आर कोण का मान कितना आएगा, ये पूरा कोण कितना है, 90 डिग्री है, ये वाला कोण पूरा। इस पूरे 90 डिग्री में से अगर हम एक कोण लिख लें आर पी ओ, 90 डिग्री में से ये वाला कोण घटा दें तो इधर वाला कोण आ जाएगा। तो इससे टी पी आर की वैल्यू लिख दी 90 डिग्री माइनस कोण आर पी ओ, दोनों का जोड़ 90 डिग्री था, इसलिए इस तरह से लिखने के बाद हमें पी टी आर की वैल्यू मिल गई। ये वाला मान इधर जाएगा दूसरी तरफ, तो 90 डिग्री की तरफ प्लस का 90 डिग्री माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा, और माइनस का आर पी ओ बराबर हो जाएगा प्लस का आर पी ओ कोण। 90 से 90 कैंसिल, तो कोण पी टी आर बराबर हो गया कोण आर पी ओ। पी टी आर और कोण आर पी ओ, ये कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, दो दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाता है। तो कोण कोण समरूपता लग गई दोनों त्रिभुजों में। कोण कोण समरूपता से त्रिभुज टी पी ओ, त्रिभुज टीपीओ और पीआरओ दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। टी आर ओ लिखना था यहाँ, टी आर पी यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये हमारा टी आर पी है, यहाँ पर चेंज कर देते हैं अपने, टी आर पी बराबर है, समरूप है त्रिभुज पी आर ओ के। तो इससे हमें पता चलेगा टी पी, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है, तो कौन सी भुजा किसके संगत होगी ये थोड़ा सा ध्यान देना है। पहले देखो टी पी ये वाली भुजा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, तो इस साइड पे इस कोण के सामने वाली भुजा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा पी ओ, यानी लिखेंगे टी पी बटा में टी पी ओ बराबर होगा पी आर भुजा ये वाली, इस कोण के सामने वाली भुजा, ये किसके बराबर होगी, ये कोण किसके बराबर था, इस कोण के बराबर था, कोण आरपीओ के बराबर। टीआरपी एंड आरटीपी या पीटीआर कोण किसके बराबर था, आरपीओ के बराबर था, यहाँ लिखा है पीटीआर कोण आरपीओ के बराबर। तो इस कोण के सामने वाली भुजा पीआर का अनुपात इस कोण के सामने वाली भुजा का मान जो आर ओ है इसके अनुपात के समानुपाती होगा। तो पी आर बटा आर ओ ये आपस में समानुपाती हो गए। इसे सोल्व करेंगे आगे तो हमें मिल जाएगी, इनके भुजाओं के मान के आधार पर लिखेंगे हम, इसमें अब मान रखना है हमें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टीपी का मान नहीं दिया हुआ और बाकी के मान हमें निकालने हैं। तो एक तो हमें केवल हमें इसका मान पता है, ये 4 और 3 कहाँ से आए, ये दोनों मान हमें निकालने थे। तो उसके लिए आप देखो
सबसे पहले बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा केंद्र से जीवा का समद्विभाजन कर देती है। जीवा का समद्विभाजन यानी ये पूरी लाइन जो पी क्यू थी ना, उसमें से अगर हमें पी आर चाहिए तो पी क्यू का आधा करना पड़ेगा। पी क्यू का मान 8 सेंटीमीटर था, उसका आधा करेंगे तो पी आर का मान 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके अलावा ये हमें आर ओ का मान हमें नहीं पता या ओ आर का मान नहीं पता, तो ये समकोण त्रिभुज है पी आर ओ समकोण त्रिभुज में, पी आर ओ समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें ओ आर का मान मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब हम इसमें समीकरण 3 जो पीछे वाले पेज पे थे उसमें हम मान रखेंगे। टीपी का मान तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें टीपी के अलावा हमें पीओ का मान हमें पता है 5 सेंटीमीटर, और बराबर में हमारा पी आर का मान 4 सेंटीमीटर है और ओ आर का मान 3 सेंटीमीटर। तिरछा गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगी टीपी की वैल्यू 20/3 सेंटीमीटर। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद इसका अथवा वाला सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है, वो आप आराम से इसको समझ पाओगे। दिया क्या गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। तो दिया क्या गया है, आप इस डायग्राम को देख के देखिए। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बना हुआ है जिसका केंद्र, वृत्त का केंद्र O है और चतुर्भुज की भुजाएं AB BC CD और DA, ये 4 बिंदु P Q R और S पर वृत्त को स्पर्श कर रही है। ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है। तो वृत्त के केंद्र O केंद्र वाले एक वृत्त पर वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। चतुर्भुज की भुजाएं AB BC CD और DA को क्रमशः वृत्त को क्रमशः इन 4 बिंदुओं पर स्पर्श करती है, ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है, अर्थात कोण AOB ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन दोनों के सामने जो कोणों का योग है वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो COD और AOB दोनों का जोड़ 180 डिग्री प्रूव करना है। ये दोनों भुजाएं भी आपस में एक दूसरे के सम्मुख भुजाएं हैं, तो कोण इस भुजा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण BOC और इस भुजा के द्वारा बना हुआ कोण AOD, दोनों का जोड़ 180 डिग्री प्रूव करना है। ओके, अब हम इसमें इसकी उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति करने से पहले कुछ रचना करनी पड़ेगी और रचना आसान सी है। रचना में हम लिखेंगे स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाया तथा इस प्रकार केंद्र पर बने कोणों को कोण 1, कोण 2, कोण 3 ऐसे करते करते कोण 8 तक नाम दे दिया। स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिला दिया, टोटल 8 कोण हो गए। पहले 4 ही बन रहे थे, अब 8 कोण बन गए, तो 8 के 8 कोणों को नाम दे दिया। कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, जैसे यहाँ मैंने एक स्टार्ट किया है तो आप ऐसे अपनी मर्जी से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। फिर इसकी उपपत्ति में लिखना है बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदुओं को के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समद्विभाजन करती है। बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने पर जो कोण बनता है उसका समद्विभाजन करती है। ये वाली रेखा OA, OB, OC और OD केंद्र पर बनने हुए कोण का समद्विभाजन करेगी। तो इसके लिए आप देखो, सबसे पहले अगर बिंदु A पर बात करें तो A पर 2 कोण बन रहे हैं, कोण 8 और कोण 1, ये दोनों आपस में हो गए बराबर। कोण 1 किसके बराबर, कोण 8 के बराबर। बिंदु B से ये वाली लाइन जा रही है, इसके इस तरफ कोण 2 है, इस तरफ कोण 3 है, तो कोण 2 और कोण 3 आपस में बराबर है, समीकरण 2। C से जाने वाली लाइन OC के एक तरफ 5 नंबर कोण है और एक तरफ 4 नंबर कोण है, तो 4 और 5 आपस में बराबर। इसी तरह से D बिंदु से 6 और 7 भी आपस में बराबर हो गए। ये हमें 4 समीकरणें मिल गई। कोण 1 कोण 8 के बराबर, कोण 2 कोण 3 के बराबर, कोण 4 कोण 5 के बराबर और कोण 6 कोण 7 के बराबर। इसके बाद आप लिखोगे केंद्र O पर अंतरित सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो इन सभी कोण नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सारे कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली ये बात है कि हमें ये प्रूव करना है कि कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री। तो कोण AOB में देखो कौन से 2 कोण आ रहे हैं, कोण AOB में कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 आ रहा है, जबकि कोण COD में कोण नंबर 5 और कोण नंबर 6 आ रहा है। तो इन चारों को ही रखना है, बाकियों को हटाना है। तो कोण 1 रहेगा, कोण 2 को भी रखना है, कोण 3 हमें नहीं रखना। तो कोण 3 की वैल्यू देखो किसके बराबर है, यहाँ से देख लो, कोण 3 कोण 2 के बराबर है, तो इस 3 के बदले में यहाँ पर आप 2 लिखोगे। फिर 4 हमें नहीं चाहिए, तो 4 किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो 5 के बराबर लिख देंगे।
5 की जगह 5 है कोण, 6 की जगह 6 है, 7 की जगह 7 हमें नहीं चाहिए, कोण नंबर 7 ये रहा। तो इन दोनों कोणों की वैल्यू आपस में बराबर होती है, तो 7 को भी हमने कोण 6 लिख दिया। और कोण 8 जो है वो यहाँ पर बन रहा है, ये किसके बराबर होगा, कोण 1 के बराबर होगा, तो 8 की जगह पर 1 लिख दिया। अब सारे कोण दो दो बार आ गए, कोण 1 भी 2 बार है, 2 कोण 1, कोण 2 भी 2 बार है, 2 कोण 2, 3 भी ऐसे ही है, 5 भी ऐसे ही है और 6 भी ऐसे ही है। बराबर में तो 360 डिग्री चल ही रहा है, सब में 2 2 बार है, इसलिए 2 का आ जाएगा मान यहाँ पर कॉमन, और हमें मिल जाएगा यहाँ से कोण 2 कॉमन आ गया, और कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस 5 प्लस 6, 2 चला जाएगा दूसरी तरफ बटा में, बराबर में 180। इधर कोण 1 और कोण 2 का तो जोड़ हो जाएगा, और कोण 5 और 6 का भी जोड़ हो जाएगा। 1 और 2 कोण मिलकर क्या बन जाएंगे, कोण AOB, और कोण 5 और 6 मिलकर बन जाएंगे कोण COD, तो बराबर में 180 डिग्री आ गया, सिद्ध हो गया। इसी तरह से हम इसका दूसरा वाला पार्ट कोण BOC प्लस कोण AOD बराबर 180 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। अगर हम इसको प्रूव करेंगे तो कोण 3 और 4 और 7 और 8, इन 4 कोणों को रखेंगे, बाकी 4 को यहाँ से विलुप्त करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले सवाल की तरफ। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा खंड द से संबंधित है, और खंड द के 3 प्रश्न हैं, और तीनों ही प्रश्न 4-4 नंबर के हैं। सबसे पहले हम इसका पहला प्रश्न करते हैं, 20वां प्रश्न में हमें दिया हुआ है, एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों के प्राप्तांक नीचे सारणी में दिए हुए हैं। ये प्राप्तांक दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और इनके संगत इनकी हमें बारंबारताएं भी दे रखी है। इनका माध्यक प्राप्तांक और बहुलक प्राप्तांक हमने ज्ञात करना है। और इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। हम दोनों ही क्वेश्चन को एक एक करके सोल्व करते हैं। पहले हम इसका ऊपर वाला पार्ट सोल्व करते हैं, उसके बाद दूसरा पार्ट सोल्व करेंगे। हमें दिया है एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों के प्राप्तांक सारणी में, और वर्ग अंतराल दे रखा है हमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। विद्यार्थियों की अलग अलग संख्या दे रखी है, बारंबारता हमें दे रखी है। माध्यक ज्ञात करना है और इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो पहले हम माध्यक वाली सारणी बनाते हैं, जिसके 2 कॉलम तो हूबहू हमने यहाँ से उतार लेने हैं, और तीसरा कॉलम संचयी बारंबारता वाला बनता है माध्यक वाले सवाल में। तो 4 का 4 आ जाएगा, 4 में ये आगे वाले मान 13 को जोड़ेंगे 17, 17 में 27 जोड़ेंगे 44, 44 में 10 जोड़ दिए 54, 54 में 6 जोड़े 60, n का मान आ गया 60। हमें n निकालने के बाद n बटा 2 निकालना होता है, तो 60 बटा 2 आएगा, n बटा 2 का मान 30 आ गया। इन वाले मानों में देखो 30 तो नहीं दिख रहा, तो 30 से बड़ा मान कौन सा है, 44, तो 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी हुई, 44 हो गई। और 44 के संगत वर्ग अंतराल हमने ले लेना है, माध्यक वर्ग अंतराल को 20 से 30। 44 के सामने वाला ये जो मान है, ये हमारा माध्यक वर्ग अंतराल होगा। इसी को मैंने यहाँ पर एक मतलब अलग कलर में दिखा रखा है, आपको शो कर रखा है। अब इसमें 5 मान हमने निकालने होते हैं, जिसमें से पहला मान तो n बटा 2 करके हमने निकाल लिया। बाकी के 4 मान हैं CF, F, L और H। क्या होते हैं ये मान, CF वाला मान CF वाली सारणी में ही आएगा, लेकिन जो 44 हमारा आया था उस 44 से जस्ट ऊपर वाला मान कितना है, 17 है, तो CF का मान 17 है। F वाली कॉलम जो बीच वाली कॉलम है इसी में से आएगा, और ये वही मान होगा जो हमें इस वाली कॉलम में दे रखा है, 44 के ठीक सामने वाला मान 27। L का मान होता है इनकी निम्न सीमा, L का मान 20, और H होता है इनका अंतराल, 10-10 का अंतराल है तो 10 लिख दिया। इन सारे मानों को लिखने के बाद फिर हम इसमें निकालेंगे फार्मूला माध्यक का। माध्यक का फार्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में n बटा 2 माइनस CF बटा F और गुणा में H। मान रखेंगे L का मान 20 प्लस ब्रैकेट चालू n बटा 2 का मान 30 और CF का मान 17, 30 माइनस 17 और बटा में 27 और गुणा में 10, तो ये आएगा 20 प्लस 30 में से 17 घटाएंगे 13, 13 इंटू में ये वाला 10, 13 इंटू 10 बटा 27 यानी 130 बटा 27, भाग देंगे तो 4.81 आएगा, तो 24.81 इसका आंसर होगा। अब इसका दूसरा पार्ट जिसमें हमें इन्हीं आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना था। तो बहुलक वाले सवाल में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, जो सारणी दे रखी है उसी सारणी को ही हमने रिपीट करना होता है इस रूप में। और उसके बाद सबसे बड़ी बारंबारता लिखनी होती है जो कि यहाँ 27 है, तो इसके संगत वर्ग अंतराल 20 से 30 हमारा बहुलक वर्ग अंतराल हो गया।
फिर इसमें ये 5 मान है, ये वाला F1 है, F0 है, F2 है, ये पहला वाला मान L होता है और इसके बाद इन दोनों का अंतर H होता है। ये वाले मान हमें आराम से यहाँ से पता लग गए। और फिर हमें बहुलक का फार्मूला लगाना है। इसमें बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। तो ये आएगा 20 प्लस F1 माइनस F0 कितना हुआ 27 माइनस 13 और गुणा में 2 गुणा बटा में 2 गुणा F1 27 और माइनस में 13 माइनस में 10। तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो ऊपर तो आएगा 27 में से 13 घटाने पे 14 और गुणा में इसके 10 है। नीचे 31 कैसे आया, 27 का दुगुना करेंगे, 27 दूना 54, 54 में से 13 और 10 23 घटा देंगे, 54 में से 23 घटाने पर 31 आता है। तो 140 में से 31 का डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 20.451 आएगा और जोड़ करने पर फिर आखिर में 24.51 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ था, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई या लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है, आंकड़े निम्नलिखित सारणी में निरूपित किए गए हैं। लंबाई मिलीमीटर में दे रखी है, पत्तियों की संख्या दे रखी है। लंबाई 118 से 126, कुल पत्तियां 3 है। 127 से 135 वाली 5 है। 136 से 144 वाली 9 है। 153 से 12, 145 से 153 वाली 12 है। 54 से 62, 154 से 162 5, 163 से 171 4, 172 से 180 2। इन मानों को पहले हमने लंबाइयाँ लिखी, लेकिन लंबाइयाँ लिखते ही हमारे दिमाग में ये बात आई कि ये मान सतत नहीं है। 118 और 126 के जस्ट बाद आगे देखो मान 126 पे स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो नहीं है, 127 से शुरू हो रहा है। यानी ये मान हमें सतत करने पड़ेंगे और सतत करने का आसान सा तरीका होता है कि इन दोनों में कितने का अंतर है, एक का अंतर है। 126 में एक जोड़ते हैं तो 127 आता है। इस एक के अंतर को यहाँ से खत्म करना है, तो उसके लिए उस एक को हम दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक में से हम यहाँ तो आधा जोड़ देंगे और इधर से आधा घटा देंगे। ठीक है, यहाँ से आधा घटाना है और इसमें आधा जोड़ना है। तो ये तो हो जाएगा 126.5 और इधर वाले साइड में घटाएंगे तो ये भी 126.5। ऐसे ही ऊपर वाला मान और सारे मान हमने इस तरह से इनको सतत अंतराल में चेंज कर लेना। सतत अंतराल में चेंज कर लेने के बाद फिर हमें लिखनी है पत्तियों की संख्या, ये वाले मान सारे। फिर इसके बाद संचयी बारंबारता यानी CF का मान लिखेंगे। तो CF का मान भी हम यहाँ पर जोड़ करते हुए नोट कर देंगे। इसके बाद n का मान 40 है तो n/2 कितना आया 40/2 और n/2 का मान निकालेंगे इसमें से कैलकुलेशन करके 20। 20 से ठीक बड़ा मान 29 है तो 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 29। माध्यक वर्ग अंतराल कितना हुआ 29 के सामने 144 से 145 153.5। CF का मान ये वाला हो गया, F का मान ये वाला अंदर वाला ही मान हो गया, L का मान 144.5 निम्न सीमा यहाँ से भी देख सकते हो और H होता है इनका अंतर, अंतर इसका 9 है। ठीक है, तो H का मान 9 आ गया। इसके बाद इसके आगे वाला हमें इसका पार्ट करना है, माध्यक का फॉर्मूला लगाना है और माध्यक के फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है। वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा आंसर हमें मिल जाएगा कैलकुलेशन करने पर 146.75 मिलीमीटर। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का अथवा वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद सवाल नंबर 21, ये क्वेश्चन देखिए आप, 21वां क्वेश्चन। इस प्रश्न में पूछा गया है, पहला प्रश्न है द्विघात समीकरण दे रखी है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। और इसके अथवा में एक प्रश्न और है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। पहले हम इसका ऊपर वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर अथवा वाला क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखो समीकरण जो हमें दे रखी है, इस समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो समीकरण के अंदर हमें a का मान, b का मान और c का मान निकाल लेना है और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें विविक्त कर d की वैल्यू निकालनी होती है, जो कि फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac की जब वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो 25 इसका आंसर आएगा।
जो कि 0 से बड़ा हो गया। जब इसका मान 0 से बड़ा है तो लिखेंगे मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है। ये मूलों की प्रकृति ज्ञात हो गई। क्या मूल क्या होते हैं? 3 तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर इसका मान 0 के बराबर आ जाता तो लिखते मूल वास्तविक तथा एक समान है। 0 से बड़ा आ जाता है तो मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होते हैं। 0 से छोटा मान आ जाता है यानी माइनस में अगर आंसर आ जाता तो इसका लिखते हम मूल काल्पनिक है या मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो एक काम तो हमारा कंप्लीट हो गया, मूलों की प्रकृति हमने ज्ञात कर दी। अब मूलों का अस्तित्व भी है तो हमें उनको ज्ञात करना है। तो द्विघाती सूत्र से हम निकाल सकते हैं इसके मूलों का वैल्यू। तो माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये फार्मूला अप्लाई किया और इसके अंदर ए बी सी के मान यहाँ से देखकर हमने नोट करने हैं। -1 प्लस माइनस, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमारा निकाला वही है 25 आएगा, तो वर्गमूल में 25 आ गया और बटा में 2 गुणा ए का मान 1 है। तो हम यहाँ पर मान लिखेंगे और उसके बाद में 1 मिनट, अपने यहाँ थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में करेक्शन होने वाली है। करेक्शन क्या है? छोटी सी गलती हुई है, ए का मान यहाँ पर 2 है तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। ए का मान यहाँ पर लिखेंगे 2 और 2 लिखने से थोड़ा थोड़ा मान हमारा चेंज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4, थोड़ा रफ कर लेते हैं इनको, ये बटा में हमारे सारे मान है ये यहाँ से हट जाएंगे। बटा वाले मान हमारे गलत हो गए, इसमें गलत हो गया। यहाँ पर लिखेंगे 4 और जब बटा में 4 होगा तो एक बार प्लस में 4, एक बार इधर दोनों में 4 4 आ गया तो दोनों के 4 4 लिखेंगे तो 4 और इधर भी 4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 बटा 4 1 और 6 बटा 4 होता है माइनस का 3 बटा 2। इस तरह से ये इनके आंसर हमें मिल जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल, इसका अथवा वाला सवाल जिसमें हमसे पूछा गया था, रेलगाड़ी वाला सवाल है ये। तो हम रेलगाड़ी की चाल को इसमें मान लेंगे। रेलगाड़ी की चाल इसमें है, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी 480 किलोमीटर है, चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, समय निकालना है तो समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। तो समय बराबर दूरी 480 और बटा में चाल x। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में दूरी तो वही है लेकिन चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी। पहले x थी चाल, अब चाल कितनी रह गई? x में से 8 कम होकर x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई। और समय का सूत्र तो दूरी बटा चाल होता ही है, तो समय बराबर आ जाएगा दूरी 480, चाल है x माइनस 8। तो ये दो तरह से हमने समय निकाला, ये वाला समय और ये वाला समय। दोनों में फर्क क्या है? ये कम वाला समय, ये अधिक वाला समय। इसमें ज़्यादा टाइम लगा है और 3 घंटे का अंतर है, ये 3 घंटे ज़्यादा लगा है इसमें। तो इस समय में से ये समय माइनस करेंगे तो 3 आंसर आना चाहिए। तो हम इसी के अनुसार प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार दोनों टाइम का अंतर जो है वो कितना है? समय का जो अंतर है वो कितना है? 3 घंटे है। तो पहला बड़े वाला मान जो कि 480 बटा एक्स माइनस 8 है और उसमें से छोटे वाला समय 480 बटा एक्स को माइनस कर देंगे बराबर में 3। जब हम इसे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हमारे पास आखिर में जाते जाते ये वाली समीकरण हमें प्राप्त होगी और इस समीकरण को हम द्विघात विधि से हल करेंगे। द्विघाती सूत्र विधि से जब फार्मूला लगाएंगे उसमें मान रखेंगे तो हमें इसका आंसर आखिर में क्या मिलेगा? सोल्व करने पर इसका आंसर हमें मिल जाएगा, सोल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा x का मान 40 और माइनस के 32, दो मान आ गए। अब क्योंकि चाल है x को हमने चाल माना हुआ है तो x क्या है? ऋणात्मक तो हो नहीं सकता, चाल कभी माइनस में होती नहीं है, अतः x का मान 40 ही सही हल है। जो प्लस वाला आंसर आया 40 ही सही हल है। तो रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, ये हमारा ये यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, सिद्ध करने वाला है। निम्न त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को सिद्ध कीजिए। पहला प्रश्न है, इसमें साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा में 2 कोस क्यूब थीटा में यहाँ पे लिखना रह गया और माइनस में कोस थीटा बराबर में टेन थीटा प्रूव करना है। और एक है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, इसका पूरे का वर्गमूल बराबर है सेक के प्लस टेन ए। और यहाँ पर दूसरा है, इसमें टेन थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा और प्लस में कोट थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा का मान हमने प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा।
इसके अथवा में है ये सवाल, ठीक है। इन दोनों के अलावा अगर आप चाहो तो ये अकेला कर लो या दोनों करने पड़ेंगे। 4 अंक का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसका पहला पार्ट सोल्व करते हैं, ए जो कि अथवा में है उसके ऊपर वाले में। तो ये हमें प्रूव करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और बटा में 2 कोस क्यूब, यहाँ थीटा लगा लीजिएगा, 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा। तो इसको सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने नोट करी, इसमें से साइन थीटा कॉमन आ रहा है तो साइन थीटा ले लिया कॉमन, यहाँ से बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले में कोस थीटा कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कोस कॉमन आएगा तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा तो है ही, एक का मान हमने लिख दिया, एक किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और माइनस में ये 2 साइन स्क्वायर थीटा हमने एज इट इज लिखा। फिर ये 2 कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज, और माइनस में एक दिया हुआ है, जो एक की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ से तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होगी, लेकिन इसके आगे माइनस लगा होने के कारण दोनों ही वैल्यू माइनस में हो जाएंगी। और अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आता है, साइन थीटा तो साइन थीटा आ गया। इन तीनों मानों में से देखो आप, कोस स्क्वायर थीटा अकेला है तो इसको पहले लिख दो, और साइन स्क्वायर थीटा एक बार है और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा 2 बार है माइनस में, तो एक बार माइनस में बच जाएगा और एक बार ये कोस स्क्वायर थीटा बच गया। बिल्कुल सेम ऐसे ही नीचे वैल्यू आएगी, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो साइन थीटा और कोस थीटा का डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा आंसर आ गया, यानी राइट हैंड साइड हमें प्राप्त हो गई। ओके, इसके बाद इसका जो दूसरे वाला है क्वेश्चन वो भी आप देख लीजिए कैसे करना है सॉल्व। दूसरे पार्ट में हमें अंडर रूट में क्वेश्चन दिया हुआ है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए और कोस ए दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड हमें जो दे रखी है पहले हम इसे नोट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और उसके बाद राइट हैंड साइड को देखो, यहाँ पर सिंगल वैल्यू है, कोई वर्गमूल में नहीं है, तो इसका वर्गमूल हटाना हमारा पहला लक्ष्य है। तो वर्गमूल हटाने के लिए जो 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है उसके जैसे का जैसा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर तो बन गया ऊपर, और नीचे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फार्मूला बन गया यहाँ पर ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी का, तो वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर आ गया फार्मूला 1 प्लस साइन ए और बटा में इसका होल स्क्वायर और बटा में कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये कोस स्क्वायर ए कैसे आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ से मान निकाला है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान 1 होता है, सर्वसमीकरण का नंबर 1, और वहाँ से अगर इस साइन स्क्वायर ए को इधर ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर में इसकी वैल्यू होगी कोस स्क्वायर ए। अब देखो ये ऊपर वाला भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, तो स्क्वायर के साथ वर्गमूल कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए इसका आ जाएगा और बटा में इसके कोस ए तो है ही, अलग अलग डिवाइड कर देंगे, 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए बटा कोस ए। तो ये हमारे पास 1 बटा कोस यानी कि सेक, और प्लस में साइन ए बटा कोस यानी टेन, तो सेक के प्लस टेन ए आ गया, जो कि हमें प्रूव करना था। हमारी जो राइट हैंड साइड थी उसके अकॉर्डिंग हमने प्राप्त कर लिया, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सिद्ध हुआ। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं, इसका अंतिम प्रश्न जो अथवा में दिया हुआ है उस प्रश्न को भी देख लीजिए। टेन थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा और प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर इसके प्रूव करना है। तो पहले तो हमने लेफ्ट हैंड साइड नोट करा, लेफ्ट हैंड साइड नोट करने के बाद इसको साइन और कोस में चेंज करा है, साइन थीटा बटा कोस थीटा टेन थीटा की वैल्यू होती है, और 1 माइनस कोट थीटा को लिखेंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा, और इसी तरह से प्लस कोट थीटा को लिखा कोस थीटा बटा साइन थीटा, और बटा में 1 माइनस टेन थीटा को लिखा साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब ये साइन थीटा बटा कोस थीटा ऊपर वाले में तो कोई अपने यहाँ पर अलग अलग कोई कुछ नहीं करना, जैसा है वैसे ही लिख दिया। नीचे वाली वैल्यू को हमें लघुत्तम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसके बटा में अगर 1 लिखा हो तो इसको बटरफ्लाई रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे, हल कर लेंगे लघुत्तम लेकर। तो ये आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा और बटा में साइन थीटा, और दूसरी तरफ भी ऐसे ही करेंगे, कोस थीटा माइनस साइन थीटा और बटा में कोस थीटा। तो थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को आगे देखो कैसे करेंगे, ये नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में चली जाती है, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा और गुणा में ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, साइन थीटा तो ऊपर गुणा में और नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और प्लस में कोस थीटा बटा साइन थीटा तो दिया हुआ है, और इसको उल्टा करेंगे तो गुणा में आएगा कोस थीटा बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इस वाले मान को चेंज कर दिया उल्टा करके, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में कोस थीटा अलग से, और ये वाला मान यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और प्लस में इनके ऊपर वाली वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा
और बटा में साइन थीटा का साइन थीटा, और ये पूरा ब्रैकेट इसके गुणा में आ गया। अब यहाँ पर आप देखो, अगर मैं इसका लघुत्तम लेके इसे सोल्व करूंगा तो चारों ही मान नीचे अलग अलग दिख रहे हैं। ये वाले दोनों मान, ये दोनों मान आपस में मैच नहीं हो रहे, तो हम इसको मैच कैसे करेंगे? आप ये देखो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो अगर साइन पहले होता कोस बाद में होता तो ये दोनों मान तो एक जैसे हो जाते, काफ़ी सारा हमारा यहाँ पर काम बच जाता। तो उसके लिए हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसमें से माइनस को लेंगे कॉमन, और वो माइनस इस वाले प्लस को माइनस में चेंज कर देगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये वाला माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू सेम हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर लिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और माइनस में कोस स्क्वायर थीटा और बटा में साइन थीटा। ये माइनस लगने के कारण यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ गई। दोनों यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, अब इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे तो हमारे पास आएगा कोस थीटा और साइन थीटा का गुणा, और बाकी साइन थीटा कोस थीटा दोनों में कॉमन है ही। ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे देखो, ये वाली पूरी वैल्यू, इसमें कोस थीटा तो है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा भी है, लेकिन साइन थीटा नहीं है, तो ऊपर साइन थीटा का गुणा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर कोस थीटा नहीं है तो कोस थीटा का गुणा हो जाएगा। तो कोस थीटा का और साइन थीटा का गुणा करने पे साइन की पावर 3 थीटा और माइनस कोस की पावर 3 थीटा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, फार्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी और इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसमें मान रखेंगे तो जो एक एक मान हमारा यहाँ पे कट जाएगा, और बाकी बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ये मान रखने के बाद में फिर लिखा एक प्लस ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है, और साइन थीटा और कोस थीटा को मिलाकर साइन थीटा कोस थीटा बन गया, और बटा में ये वाला साइन थीटा कोस थीटा। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा एक बटा साइन थीटा और इंटू में एक बटा कोस थीटा प्लस एक बटा साइन कोसेक होता है और एक बटा कोस सेक होता है। तो एक बटा साइन की जगह तो लिख दिया कोसेक थीटा, और एक बटा कोस थीटा की जगह लिख दिया सेक थीटा प्लस 1। अब ये वाली वैल्यू है, इसे हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, दोबारा से लिखेंगे इसको, एक प्लस सेक थीटा को पहले और कोस सेक थीटा को बाद में। तो ये बन गया हमारे पास इसका राइट हैंड साइड, जो हमारा क्वेश्चन को हमने सिद्ध करने के लिए चाहिए था वो हमने इसमें निकाल लिया। तो ये था बच्चों मॉडल पेपर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन इसके समझ में आए हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।